साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारा मैनेजमेंट आज जुड़ गया है और आज गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की बात होगी, जो ग्लोबल स्तर पर कपड़े के उत्पादन और एक्सपोर्ट के लिए जानी जाती है। कंपनी करीब सालाना 32 मिलियन गारमेंट का उत्पादन करती है, जिसका 50 से ज़्यादा देशों को निर्यात होता है। हाल ही में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में तेज़ी भी देखने को मिली है, यूरोप से डिमांड बढ़ी है। वैसे में भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कंपनी को आखिर क्या क्या उम्मीदें हैं और इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चुनौतियां सामने आती हुई खड़ी देख रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के एमडी शिव राम कृष्णन गणपति जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और कुछ आपके पुराने रिजल्ट्स को अगर हम देखें, मोमेंटम को देखें, फाइनेंशियल्स को देखें, तो काफ़ी हद तक जो मोमेंटम है वो आपने बरकरार रखा है अगर हम उम्मीदों की बात करें। लेकिन ये बताएं किस तरह से मोमेंटम प्ले आउट हो रहा है। इंडस्ट्री थोड़ी सी बॉटम आउट होती हुई दिखाई दे रही है, इसके लिहाज से कैसे आपको लगता है कि इस साल का जो दूसरी छमाही का सत्र है वो आपके लिए फेज आउट होगा? काफी हद तक मैं सहमत हूँ इस व्यू से। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में अगर आप देखेंगे तो Q3 में थोड़ा सा अपटिक दिख रहा है और Q4 में वो अपटिक कंटिन्यू करता है। ईयर ऑन ईयर आई एम सीइंग ग्रोथ। और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द यूएस ब्रांड्स जिनको हम केटर करते हैं, उनके जो एक्सेस इन्वेंट्री वाली सिचुएशन थी लास्ट ईयर, वो काफी हद तक क्लियर हो चुका है और दे आर now in the market to buy again, to restock. So मेरे हिसाब से in the year ahead there should be a reasonable growth, not a very strong growth but a reasonable growth. uh, I'm only caveating, saying not a very strong growth because I don't know कि अगले साल यूएस में रिसेशनरी ट्रेंड्स कैसे होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अभी भी हाई है और रिटेल डिमांड कैसे होगा ये हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, लेकिन हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई एम बीइंग कंजर्वेटिव इन माय अप्रोच एंड थिंकिंग दैट इवन इफ इट इज फ्लैटिश बिकॉज ऑफ द excessively low buying that they did in 2023, they will have to come back and correct themselves in 2024. तो उस हद तक हमें एक ग्रोथ दिखाई देगा और उसके आगे तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट द ग्रोथ विल बी फेयरली स्ट्रांग एंड दिस अप्लाइज टू यूरोप एज वेल। रेवेन्यू डी ग्रोथ लगभग 14% की इस तिमाही के H1 में देखी गई है। लेकिन ये बताइए कि क्या आप रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर FY24 के लिहाज से देखें तो आप पटरी पर हैं लगभग 10%, जैसा कि गाइड किया गया था पहले। और लॉन्ग टर्म आउटलुक FY24 के आगे का अगर मैं समझना चाहूँ तो वो क्या है? अट्रैको एक्विजिशन का कंट्रीब्यूशन आपकी ग्रोथ में कितना भागीदारी यहाँ पर ले सकता है? So मैं FY24 में I'm not predicting a growth. FY24 में even if we come out flattish, it will be great. क्योंकि डिमांड अगर 23 से 25% कम हो जाता है ग्लोबली, तो it is not possible that we will have a growth. We will have, we are trying to come as close as flattish as possible. That's what I want to register and correct you. But FY25 के लिए अगर आप देखेंगे तो अट्रैको certainly contribute करेगी ग्रोथ, करेगा ग्रोथ के लिए, and I think ourselves also we will see some growth. So both put together, I am looking at a fairly decent growth in FY25 over FY24. यहाँ पर अगर हम एक्सपोर्ट ट्रेंड समझना चाहें, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ट्रेंड के लिहाज से, तो भारत को ध्यान रखते हुए कितना आपको लग रहा है कि यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? यूके एफटीए की अगर हम बात करें तो इसको क्वांटिफाई करें इस पूरे मौके को, तो आपके लिए किस तरह से ये आगे भुनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, कई सारे प्लेयर्स हैं इंडिया में और सभी लोग इस एफटीए का फायदा उठाना चाहेंगे और उठाना चाहिए भी। इट शुड लीड टू अ लॉट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडियन अपैरल इंडस्ट्री। तो हम भी कोशिश करेंगे। वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद 2 लार्ज यूके बेस्ड क्लाइंट्स। हिस्टोरिकली हमारा फोकस नहीं था यूरोपियन मार्केट में, क्योंकि हम काफी अच्छा ट्रैक्शन यूएस मार्केट में हमें मिल रहा था। So abhi with FTA, we have started looking at UK and we have acquired some clients, but we're waiting for the FTA to happen before the volumes can pick up. So my contention is that a good chunk of that will come to larger players, including us. It will, of course, take almost 2 to 3 years
before all of this benefits can be realized, because build up happens slowly and then it turns into volume flow. So we should get a good chunk, but there are many players and they should also benefit. ये बताइए, अगर हम यूके के लिहाज से समझना चाहें तो किसी भी तरह की इंक्वायरीज में इजाफा आपको मिलता हुआ दिखाई दिया है? कस्टमर्स के लिहाज से कोई नए कस्टमर्स के ऑन बोर्ड हुए हैं? यूएस से यूके क्या आपका फोकस अब शिफ्ट हो पा रहा है? डेफिनेटली यूके की तरफ ज्यादा केटर करेंगे. अगर एफटी आता है तो 100% वी विल बी फोकस्ड ऑन दैट. इसके एंटिसिपेशन में ही हमने 6 महीने पहले एक कस्टमर को हमने एक्वायर भी किए, एज इन वी स्टार्टेड वर्किंग विद देम. सो ये जारी रहेगा. आई थिंक इट विल become more meaningful exercise once the FTA comes into play, because हम सब वेट कर रहे हैं इस FTA को, FTA implement होने के लिए, FTA agreement enter करे India and UK. That is what we are all anticipating, and once that happens, only the rest of the things will fall in place. So we're all working in anticipation towards that. Hopefully it should happen soon. We are awaiting. मार्जिन्स को लेकर आप किस तरह के फायदे अब फैक्टर इन करेंगे? खासतौर से नई कैपेसिटी जब ऑनबोर्ड हो जाएगी तो इसकी यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगी और ऑपरेटिंग लेवरेज पर इसका इम्पैक्ट होगा. मार्जिन्स को लेकर या इनमें सुधार को लेकर आप क्या कुछ अभी एंटिसिपेट कर पा रहे हैं? So long term में देखिए, हमारा historical average has been around 12%. Long term में I'm anticipating about 1.5% improvement over that 12% average. EBITDA margin की बात कर रहा हूँ मैं. In the short term, there will be margin pressure because there is a demand-supply mismatch. अगर आप देखेंगे last year, US and European purchases have been significantly lower than the year before. So globally एक अगर demand-supply imbalance जब रहता है, supply is far in excess of demand, तो जिन पे प्रेशर आ ही जाता है, और वो हम आज तक फेस कर रहे थे. So especially if you look at our H1 results, there was a margin pressure. Hopefully it will start easing going forward in the over the next 1 year. Definitely, some bit of that pressure will go away and we will start building it up. Operating leverage will definitely kick in as all these new capacities come on stream and they reach a level of maturity. अब क्या हो रहा है कि नए कैपेसिटी में हम लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, तो एक्चुअली उसका उल्टा इम्पैक्ट आ रहा है क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है और उसके प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू नहीं आया अभी तक. बिल्डअप हो रहा है. तो दैट विल ऑलवेज बी द केस इनिशियली व्हेन यू आर रैंपिंग अप, बट उसके बाद डेफिनेटली दोज कैपेसिटीज विल आल्सो स्टार्ट यील्डिंग अ मच हायर EBITDA मार्जिन. माय सेंस इज 1.5% इंप्रूवमेंट का स्कोप डेफिनेटली है गोइंग फॉरवर्ड. दैट विल मटीरियलाइज इन 2 to 3 years. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने समय निकाला, इतने विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाओं की जानकारी हमारे साथ साझा की. हम ब्रेक पर गए, उससे पहले गोकुलदास एक्सपोर्ट के मैनेजमेंट से बात हुई है, जिस तरह से वो अपने ज्योग्राफिकल रीजन्स को लेकर रणनीति बना रहे हैं, जहां पर US से UK उनकी रणनीति शिफ्ट हो रही है. बाकी तमाम मुद्दों पर बात हुई. क्या कुछ सलाह दर्शकों के लिए, कोई मार्गदर्शन इस स्टॉक को लेकर? देखिए, अगर स्टॉक की बात करें तो थोड़ा सा स्टॉक मुझे लगता है नीचे आने का प्रयत्न करेगा, तो अभी इसमें लॉन्ग पोजीशंस नहीं लेने की सलाह है. इनफैक्ट एक बार डाउन साइड मिलता है अराउंड द लेवल ऑफ 870, यहाँ से 50 पॉइंट्स नीचे, ऑलमोस्ट 50 to 60 पॉइंट्स नीचे, तभी वहां पे एक बार गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में मेरे हिसाब से एक एंट्री ली जा सकती है. क्योंकि वैसे भी जिस तरह से मैंने भी मैनेजमेंट को सुना, तो आने वाले क्वार्टर्स माइट भी Q3 इतना सॉलिड नहीं रहे, लेकिन Q4 ऑनवर्ड्स अच्छे क्वार्टर्स की यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं. सो मेरे हिसाब से थोड़ी गिरावट अगर और आती है तब खरीदें. अभी इस स्टॉक में मेरे को नहीं लगता कि मौके हैं खरीदारी करने के, क्योंकि चार्ट्स को भी जो मैं स्टडी कर रही हूँ, तो थोड़ी सी डाउनसाइड यहाँ पे हमें आगे जाते हुए देखने को मिल सकती है. आ सकती है, इसलिए फिलहाल अगर लेवल्स में खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए. आस्था, धन्यवाद आपका, समय निकाला और दर्शकों को आज अपनी राय दी शो पर.